हाय डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल से आरसी मिशन केमिस्ट्री। और मैं हूं चौबे सर। और हम लोगों का क्लास 12 का चैप्टर चल रहा है हेलोएरिन्स। और पिछले वीडियो हम लोगों ने उसका क्लासिफिकेशन, उसका नॉमेनक्लेचर, ये सारे पॉइंट को क्लियर किया, मेथड ऑफ प्रिपरेशन क्लियर किया। तो आज का टॉपिक है हेलोएरिन्स के केमिकल प्रॉपर्टीज। जैसे आप लोगों ने हेलोएरिन्स के जैसे आप लोगों ने देखा हेलोएरिन्स का केमिकल प्रॉपर्टीज, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, रिएक्शन विथ मेटल्स, किसके साथ रिएक्शन करके हेलोएरिन क्या क्या बनाता है, ये आपने देखा हेलोएरिन में। और वही पॉइंट आज हमको देखना है हेलोएरिन में कि हेलोएरिन किसके साथ रिएक्शन करेगा, क्या यह न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देगा या नहीं देगा। और यहां पर एक डिफरेंट टाइप का भी रिएक्शन होता है जिसका नाम होता है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जो आपका हेलोएरिन में नहीं मिलता लेकिन हेलोएरिन में मिलता है। लेकिन पहला टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे हेलोएरिन्स के न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का। ठीक है, तो आइए टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ हेलोएरिन। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ हेलोएरिन एल्केन्स नहीं, हेलोएरिन्स। ठीक, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ हेलोएरिन्स, ये हमारा फर्स्ट टॉपिक होगा। ठीक, तो आइए मैं पहले आपको दिखाता हूं कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता क्या है और हमको किसका पढ़ना है। हमको पढ़ना है हेलोएरिन्स का। और हेलोएरिन्स क्या होता है मैंने आपको बताया था, बेंजीन से एक्स अगर लग जाए तो हेलोएरिन्स होता है। लेकिन यही रिएक्शन, यही न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हम लोगों ने हेलोएल्केन में भी पढ़ा था। तो हेलोएल्केन में क्या था, पहले थोड़ा सा उसको देखते हैं, इसके बाद फिर समझते हैं क्या हेलोएरिन्स इस रिएक्शन को देगा या नहीं देगा। तो देगा तो क्यों देगा, कैसे देगा, इस पॉइंट को स्टडी करेंगे। ठीक, तो जैसे मैंने लिया RX, तो आप जानते हैं RX क्या होता है, हेलोएल्केन होता है। RX हेलोएल्केन, और इसका न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कराने का मतलब क्या है, मैंने आपको बताया था कि न्यूक्लियोफाइल्स का मतलब क्या होता है, जो निगेटिवली चार्ज हो, जो इलेक्ट्रॉन रिच हो, वो होता है न्यूक्लियोफाइल्स। अब यहां पर सपोज कि मैंने लिया OH-, तो OH- क्या है, न्यूक्लियोफाइल्स है। अब ये क्या करेगा, X को हटा करके यहां पर बैठेगा, तो यहां पर हो जाता है हमारे पास ROH और प्लस में आपका निकल जाता है X-। ठीक है, तो ये हुआ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। जब कोई निगेटिवली चार्ज, जैसे आपका OH-, NH2- हो सकता है, SS- हो सकता है, Cn- हो सकता है, ये सभी के सभी में से कोई भी अगर X को हटा करके उसकी जगह पर अगर बैठते हैं तो वहां पर जो रिएक्शन होता है उसको कहते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये था हेलोएल्केन का जो हमने देखा था। और मैंने आपको बताया था कि हेलोएल्केन जो होते हैं वो इजिली, आराम से न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को देते हैं। लेकिन जो हम पढ़ने जा रहे हैं, हमारा जो हेलोएरिन्स है, ये इतनी इजीली न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं देता। तो क्यों नहीं देता, पहले आइए इसको देखते हैं। अब देखिए, ये आपका हेलोएल्केन हो गया। अगर मैं कहूं कि हेलोएल्केन के स्थान पर मैं ले लिया हेलोएरिन, तो आपका बेंजीन हो जाएगा। और ऐसा बेंजीन होता है, बेंजीन से क्या लग जाएगा, X, और प्लस में यही फिर मैं लेता हूं OH-, और ये मैं रिएक्शन कराता हूं। तो यहां पर बनना क्या चाहिए, अब जानते हैं जैसे ऊपर बना एकदम वैसे यहां पर भी होना चाहिए। यहां से X निकले, यहां से भी X निकला था, तो X निकलेगा तो यहां क्या लगेगा भाई, OH लगेगा, और प्लस में X- बाहर। ये दोनों का हो गया न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, हेलोएल्केन का और हेलोएरिन का। लेकिन हेलोएल्केन जो ऊपर वाला था वो आसानी से न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को देता है, लेकिन हेलोएरिन आसानी से न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को नहीं देता है। ये देगा तो हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर, उसका रीजन क्या है, आइए हम उस पॉइंट को समझते हैं। तो उसको समझने के लिए हमको दो टॉपिक पहले पढ़ना पड़ेगा। क्या समझने के लिए, कि हेलोएरिन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हेलोएल्केन की तुलना में कम देता है, या देता है तो बहुत कठिनता से देता है, हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर पर देता है। आखिर क्या कारण है, क्या कारण है कि हेलोएल्केन्स आसानी से न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को देता है और हेलोएरिन आसानी से नहीं देता है। उसको समझने के लिए हमको दो टॉपिक पढ़ना पड़ेगा। एक है नेचर ऑफ CX बॉन्ड हेलोएरिन में, दूसरा रेजोनेंस। दो कारण है जो यह आसानी से न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं देता। तो आइए पहले टॉपिक को हम लोग समझते हैं। पहला टॉपिक क्या रहेगा हमारे पास, नेचर ऑफ CX बॉन्ड। क्या समझना है, समझ गए कि नहीं आप, नेचर ऑफ CX बॉन्ड। चलिए अब हम यहां पर दोनों की तुलना करेंगे। किसकी किसकी तुलना करेंगे, हेलोएल्केन्स और हेलोएरिन्स की। तो आपको पता है हेलोएल्केन में R होता है, तो R की जगह CH3 आप ले सकते हो।
सपोज आपके पास ये है और ये होता है, मैं आपको इसको पढ़ा रही हूँ, ये हेलो एल्केन में होता है भाई, यहाँ पर H H H, ठीक है, CH3 रहेगा आर की जगह CH3 CH2, तो ये हेलो एल्केन हो गया। और यहाँ पर मैंने लिया हेलो एरीन। मैं पहला रीजन आपको बता रहा हूं कि हेलो एरीन इजिली न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं देता। क्यों नहीं देता, उसका पहला रीजन, ठीक। तो यहां पर मैंने क्या लिया, एक्स को ले लिया। ये हेलो एरीन कैसे पता, बेंजीन से एक्स है, ये कार्बन से CH3 CH2 CH2 से एक्स लगा है, तो ये हेलो एल्केन है, ठीक। आइए देखते हैं, पहले रीजन को समझने के लिए सबसे पहले निकालते हैं हाइब्रिडाइजेशन। तो देखिएगा यहां पर हाइब्रिडाइजेशन, जिस कार्बन से यक्स जुड़ा है इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन होगा sp3। कैसे पता, आप रट लीजिए उस बात को। अगर कार्बन चार का चारों सिंगल बॉन्ड बना के बैठा है, चार कार्बन कितना बॉन्ड बनाता है, 4 बॉन्ड, 1 2 3 4, चारों का सिंगल बॉन्ड है तो sp3 होता है उसका हाइब्रिडाइजेशन। यहां पर भी कार्बन होगा कि नहीं, आपको पता है कि हर एक कोने कोने पर कॉर्नर पर कार्बन होता है, और यहां पर जो कार्बन है इधर एक सिंगल बॉन्ड, इधर दो बॉन्ड, 2 इधर 4, लेकिन ये कार्बन एक डबल बॉन्ड बनाया है, यहां कार्बन चारों सिंगल बॉन्ड बनाया है। भाई इसी कार्बन से एक्स निकलेगा ना यहां से, और यहां से इस कार्बन से एक्स निकलेगा ना, तो जिस कार्बन से यह जुड़ा है ये यहां पर sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। हाइब्रिडाइजेशन उस कार्बन का क्या है, sp2। पहला डिफरेंट देखिए, क्या डिफरेंट मिला आपको, यहां पर sp2 मिला हेलो एरीन में, और यहां पर sp3 मिला। अब आगे समझते हैं। अब हम निकालते हैं कार्बन में यस का करैक्टर, क्या निकालते हैं, एस कैरेक्टर निकालते हैं। तो यस कैरेक्टर समझ लीजिए यहां पर कार्बन की, यहां पर sp है, एक एस है, sp2 है, एक एस और 2 p, टोटल ऑर्बिटल कितने हो गए, टोटल ऑर्बिटल 3 हो गए। तो यस का कैरेक्टर क्या आपको 33.33% मिलेगा क्या, मेरी बात समझा भाई, कितने ऑर्बिटल, 3 ऑर्बिटल। परसेंटेज 100% में कितना परसेंटेज यस का प्रॉपर्टी जो होगा, करेक्टर होगा, तो 33.33% होगा। यहां पर देखते हैं, यहां पर एक एस 3 पी, कितने टोटल कितने हुए, 4, तो 4 में अगर परसेंटेज को डिवाइड करेंगे तो आई थिंक 25% मिलेगा। डिफरेंट को देखते चलिए, आप देख रहे हैं क्या डिफरेंट मिला आपको। पहला डिफरेंट ये मिला कि हेलो एरीन में जिस कार्बन से यक्स जुड़ा होता है वह कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है, लेकिन हेलो एल्केन में जिस कार्बन से यक्स जुड़ा होता है वह sp3 होता है, और यहां पर s का कैरेक्टर 33% लगभग है, यहां पर 25% है। तो यहां पर हेलो एरीन में s का कैरेक्टर ज्यादा है। तो मैं आपको एक बात बताऊं, जहां पर यस की कैरेक्टर ज्यादा मिलता है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई होती है। जहां जितना ज्यादा होगा उतना क्या हाई होगा भाई, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इस कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगा, हाई होगा, ज्यादा होगा, और इस कार्बन की इसके कंपेयर में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लो होगा। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसके कंपेयर में क्या होगा, कम होगा, इसके कंपेयर में, इस कार्बन कंपेयर में, ठीक है, वहां पर कम होगा। और जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई होती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती क्या, इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी, बात को समझिएगा अगर हम जाकर के, तो अब ये क्या करेगा, इस कार्बन की इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी ज्यादा है। जब ज्यादा टेंडेंसी के साथ इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करके बैठा रहेगा तो x माइनस कैसे निकलेगा, देखो यहां पर निकला था x माइनस, तो x माइनस तभी निकलेगा जब ये इस x को आसानी से इलेक्ट्रॉन मिल जाए, लेकिन इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपने लिखा कि ज्यादा हो गया जब s कैरेक्टर के कारण। जब इस कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा हो गई तो x आसानी से इलेक्ट्रॉन को खींच नहीं पाएगा, और जब इलेक्ट्रॉन को खींच नहीं पाएगा आसानी से तो क्या इजीली रिएक्शन देगा, नहीं देगा कि नहीं। तो ये कारण हो गया, पहला रीजन आप लोगों ने समझा। क्या समझा कि यहाँ पर s का करैक्टर जो है वो ज़्यादा है, जहाँ s का करैक्टर उस कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई, और जिस कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई होगी वो इलेक्ट्रॉन को इस यक्स के बीच में, जो इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हुआ बांड के बीच में, उसको टाइटली अट्रैक्ट करेगा, और जब अट्रैक्ट करेगा तो ये बांड तोड़ना इतना आसान नहीं होगा, जिसके कारण ये बांड आसानी से टूट जाता है, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन की कम होती है। भाई दे दिया, लेके जाओ, अच्छा इलेक्ट्रॉन लेके जाओ, तभी निकल जाता है x माइनस, यहाँ गया C प्लस। जब C प्लस आता है तभी यहाँ पर OH अटैक करता है, रिएक्शन हो जाता है। लेकिन ये आसानी से जो है x माइनस यहाँ से नहीं निकलता, कि उसका कारण मैंने यहाँ पर दे दिया। तो पहला रीजन आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि हेलो एरीन इजिली न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं देता, या आसानी से ये बांड जो है क्लीवेज नहीं होता, उसका कारण क्या था। दूसरा रीजन क्या है, रिजोनेंस है। दो रीजन है, दूसरा रीजन को भी देख लेते हैं।
और उसमें एक टॉपिक भी हमारा कवर हो जाएगा, रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ हलो एरिन, ये भी पूछा जा सकता है। दूसरे टॉपिक में क्या आएगा भाई, रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ हलो एरिन, हलो एरिन का रिजोनेंस स्ट्रक्चर। चलिए आइए समझते हैं। देखिए भाई, रिजोनेंस स्ट्रक्चर समझने के लिए आपको बॉन्ड एकदम क्लियर होना चाहिए कि कहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन, कहाँ पर कैसे इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पर होता है यक्स, और यक्स क्या होता है, यक्स होता है FClBrI, और FClBrI में से चारों में से किसी के भी अगर आप आउटर मोस्ट शेल में बैलेंस इलेक्ट्रॉन को देखेंगे तो बैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 होता है, इसको तो दिमाग में रखिएगा। तो यक्स के स्थान पर अगर आप कुछ भी रखते हो या FClBrI तो सभी के बैलेंस इलेक्ट्रॉन में आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन, 7 इलेक्ट्रॉन होता है। तो 7 में से एक शेयरिंग में चला गया, यहाँ बांड बनाया है ना, तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया, फिर भी कितना बचा 6, 1 2 3 4 5 6। याद रखिएगा यक्स के पास 3 लोन पेयर होता है, 3 पेयर कितना 1 2 3, यक्स के पास 3 लोन पेयर होता है। अब ये लोन पेयर कूदेगा बांड को बनाने के लिए, तो यहां पर कूदा और यहां पर बनाया बांड। ये कार्बन देखिएगा, इस कार्बन का 2 3 4 बांड तो पहले से है ना, ये 5वां बांड करा के मैं बनाऊंगा। जब 5वां बांड बनेगा तो कार्बन तो अनस्टेबल हो जाएगा, ठीक है। तो इसके कारण ये कौन सा बांड है भाई, पाई बांड है, डबल में एक सिग्मा एक पाई, और पाई बांड वीक होता है, तब ये बांड टूटेगा और इसका इलेक्ट्रॉन ले लेगा ये, ठीक। और यहां मैं दिखा दूंगा ये साइन जो होता है रेजोनेंस का, और मेरे एरो के अकॉर्डिंग क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन को लेता है उसके ऊपर माइनस चार्ज, जो इलेक्ट्रॉन को देता है उसके ऊपर प्लस चार्ज। यहाँ पर डबल बॉन्ड आना चाहिए भाई, यहाँ पर डबल बॉन्ड आ रहा है, ये बना रहा है, और यहाँ पर यक्स कितने इलेक्ट्रॉन इस टाइम इसके पास बचे, 4 इलेक्ट्रॉन, 2 थे तो इधर बना दिए, दे दिया ना बॉन्ड बनाने में, और ये इलेक्ट्रॉन को दिया यक्स ने, तो यक्स के ऊपर प्लस चार्ज। और ये देखो ये बॉन्ड टूटा तो इलेक्ट्रॉन ये कार्बन लिया, तो जो लेता है उसके ऊपर माइनस चार्ज, और ये दोनों बॉन्ड जैसे का तैसे एकदम रहेंगे। अब इसी को आपको निगेटिवली चार्ज को आपको घुमाना है, कहाँ घुमाना है, हर एक कार्बन पर, कहाँ कहाँ इसकी पॉसिबिलिटी है, कहाँ कहाँ पर ये बैठ सकता है। लेकिन निगेटिवली चार्ज के दोनों तरफ कौन सा बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड होना चाहिए, और डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड ऐसे होना चाहिए, मतलब कहीं पर डबल बॉन्ड नहीं होना चाहिए, लगातार डबल बॉन्ड नहीं होना चाहिए, पॉसिबिलिटी नहीं है वहां पर लगातार कंटिन्यू डबल बॉन्ड की, ठीक है। तो अगर हम इसको और भी थोड़ा सा आगे लेके जाने का प्रयास करेंगे तो हमारे पास स्ट्रक्चर क्या होगा, ये तो जैसे का तैसे भी बैठा है बेचारा, 4 इलेक्ट्रॉन प्लस चार्ज लेके, ठीक। तो अब देखिए ये जब यहां लेके आएंगे तो डबल बॉन्ड कहीं जाने के ऑप्शन नहीं, यहां पर आएगा। देखिए जब अगर माइनस यहां पर आ जाए तो यहां सिंगल होना चाहिए, यहां सिंगल होना चाहिए, क्योंकि माइनस दोनों तरफ सिंगल है, तो यहां सिंगल, फिर डबल बॉन्ड कहां जाएगा, यहां पर आएगा, तो लगातार डबल बॉन्ड हो जाएगा। इसलिए यहां पर नेगेटिवली चार्ज नहीं आता, डायरेक्ट कहां पर आता है, यहां पर आता है, यहां पर आता है, डबल बॉन्ड आ जाता है यहां पर। तो आपका ये हो गया, आप देख लीजिए दोनों तरफ सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, ठीक है। अवश्य अगला जो आपका रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर होता है इसी टाइप से, वो आपका, मैंने आपको एक बात नहीं बताया, ऑर्थो पैरा मेटा भी आपको बताना है, आज ही बता दूंगा, ठीक। तो एक्स ये बॉन्ड ये, ठीक, और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज। अगला जो आपका आएगा माइनस यहाँ, और यहाँ पर डबल बॉन्ड और यहाँ पर डबल बॉन्ड, देख लीजिए डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, और माइनस के दोनों तरफ कौन सा बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, ठीक। तो ये हो गया इसका रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। अच्छा फिर इसके बाद तो जैसे का तैसे मिल जाएगा। फिर ये आ गया माइनस, अपना बॉन्ड बना लिया, ये तोड़ के बॉन्ड अपना लेके चला गया, ठीक है। तो यहाँ डबल बॉन्ड आ रहा है एरो के अकॉर्डिंग, यहाँ डबल बॉन्ड पहले से है, और यहाँ हो गया सिंगल बॉन्ड, तोड़ के अपना इलेक्ट्रॉन ले लिया, और जब इलेक्ट्रॉन को ले लिया तो इसका प्लस चार्ज भी खत्म हो गया, ये माइनस चार्ज बना लिया बॉन्ड को। तो यहाँ पर फिर 1 2 3 4 5 6, ठीक, फिर से आपका बन गया वही हलो एरिन्स। तो दूसरी कंडीशन आपने क्या देखा, दूसरा कंडीशन आपने ये देखा कि जो हलो एरिन था वो रिजोनेंस स्ट्रक्चर को शो किया, और आपने रिजोनेंस स्ट्रक्चर में क्या देखा, हेलोजन कौन सा बांड बना रहा है, डबल बांड। देख रहे हैं कौन सा बांड बनाया है, डबल बांड बना दिया है। तो डबल बांड क्या होता है, मोर स्टेबल होता है, डबल बांड शॉर्ट होता है, छोटा होता है सिंगल बांड से, और मजबूत भी होता है। तो बताओ ये क्या आसानी से टूट करके यक्स माइनस निकलेगा, नहीं निकलेगा कि नहीं। तो यही रीजन था कि आपका न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हलो एरिन इजिली डज नॉट गिव, ठीक है, इजिली नहीं देता, जबकि हलो एल्केन्स आपका इजिली दे देता है, ठीक है। ये रिजोनेंस स्ट्रक्चर भी आप दिमाग में रखेंगे। तो ये 2 रीजन था जो आपका
हलो एरिन्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इजीली नहीं देता। तो देता कैसे है? तो देगा लेकिन हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर पर देगा। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं, दिखाते हैं हम आपको हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर पर रिएक्शन को कैसे देता है। तो भैया देख लीजिए एक दो रिएक्शन। सपोज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देगा लेकिन हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर पर देगा। तो ये मैं ले लिया हलो एरिन्स। आप बहुत सारे रिएक्शन इसके अकॉर्डिंग करा सकते हो, कोई दिक्कत है नहीं। OH सॉरी X लेना है ना, X हो गया प्लस में सपोज मैंने लिया NaOH। ये रिएक्शन आप कराए भी हो, ठीक है। तो तूलता है किसमें? Na प्लस OH माइनस में। ये इसी में तूलता है ना, Na प्लस और OH माइनस में। लेकिन यहाँ हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर कब देगा रिएक्शन? ये हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर पर देगा। ठीक है, तो यहाँ OH माइनस बैठेगा न्यूक्लियोफाइल्स, तो ये निगेटिवली चार्ज वाला यही जाके बैठता है ना। तो ये आपका आके यहाँ पर कौन बैठ गया? OH और यहाँ Na और यहाँ इसे X कौन निकल गया? NaX। इसी टाइप से आप जितने भी न्यूक्लियोफाइल्स हैं सबका रिएक्शन करा सकते हो। जैसे आपका KCN हो गया, NH3 हो गया, ठीक है। जितने भी न्यूक्लियोफाइल्स मैंने आपको बताया था वो सभी रिएक्शन करेंगे, लेकिन कब करेंगे? हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर स्पेसिफिक कंडीशन में करते हैं। जैसे आसानी से नॉर्मल कंडीशन में इजीली आपका हलो एल्केन दिया था न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, उस टाइप से आपका हलो एरिन्स नहीं देता। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ हलो एरिन्स समझ में आया होगा। दो रीजन था, एक नेचर ऑफ CH बॉन्ड, एक रेजोनेंस, जिसके कारण ये आसानी से नहीं देता। तो मैंने एक बात कर रहा था आपको, क्या बता रहा था कि आर्थो पैरा मेटा का कंडीशन मैंने आपको नहीं समझाया। चलिए आइए समझा भी देता हूँ आपको आर्थो पैरा मेटा का, जो आपको काम देगा आगे। देखिए बहुत ही नॉर्मल सी बात है। ये बेंजीन हो गया, मैं आपको बस बेंजीन के केस में बता रहा हूँ। ये बेंजीन हो गया, ठीक है। और सपोज कि मैंने यहां से कुछ लगा दिया, X को लगा दिया, ठीक है। तो जिस कार्बन से कोई ग्रुप लगा हो, इस कार्बन से कोई ग्रुप मैंने माना, सब्स्टिट्यूएंट को माना, इस कार्बन से कोई ग्रुप लगा है, तो उसके साइड वाला कार्बन होता है आर्थो। तो इस कार्बन से कोई ग्रुप लगा तो ये कार्बन होगा आर्थो और ये कार्बन होगा आर्थो, ठीक है। आर्थो से जुड़े हुए कार्बन को मेटा, आर्थो से जुड़े हुए कार्बन को मेटा, ठीक है। और मेटा से जो एक कार्बन बचता है बेंजीन में उसको बोलते हैं पैरा। ये रूल्स है, ठीक। और भी समझा देता हूं मैं आपको एक दो ठे। सपोज मैंने ये लिया और मैं इस बार मैं कहाँ लगा तो यहाँ पर लगा देता हूँ और यहाँ पर लगा दिया CH3, ठीक। टॉलुइन होता है। अब यहाँ देखिए इस कार्बन से कोई ग्रुप लगा है, इससे जुड़ा हुआ कार्बन ये वाला, इसी से जुड़ा हुआ कार्बन ये वाला, हर एक कोने कोने पर कार्बन होता है। तो ये दोनों क्या हो गए? आर्थो हो गए। आर्थो जुड़ा कार्बन ये कोना वाला है तो ये मेटा, ये भी आर्थो जुड़ा हुआ कार्बन ये कोना वाला है तो ये क्या होगा? मेटा। और मेटा से जो कार्बन जुड़े होता है उसको क्या बोलते हैं? पैरा, ठीक है। तो आर्थो मेटा पैरा, जो ग्रुप से जुड़ा रहेगा वो आर्थो, आर्थो जुड़ा हुआ कार्बन मेटा और मेटा जुड़ा हुआ कार्बन पैरा। तो ये हलो एरिन्स में आपको ये भी दिमाग में रखना है कि आर्थो पैरा मेटा कंडीशन कहाँ कहाँ होता है, हलो एरिन्स के लिए है ये, ठीक है। और भी एक आध दो मैं आपको दिखा देता हूँ। ज़्यादातर हम लोग इस केस में लेते हैं हलोरीन को, आप लोग जानते भी हैं, हलोजन को ऊपर रखते हैं। तो ये इस केस के लिए क्या होगा बताइए? ये आपका कार्बन हो गया, इससे जुड़ा हुआ कार्बन ये है तो ये आर्थो, इससे जुड़ा हुआ कार्बन ये आर्थो, आर्थो जुड़ा हुआ कार्बन शायद ये है क्या? मेटा। ये भी आर्थो जुड़ा हुआ कार्बन है तो मेटा। और ये दोनों इससे इस कार्बन जुड़े हुए हैं तो इस कौन सा होगा? पैरा। इस टाइप से हम लोग निकालते हैं आर्थो पैरा और मेटा को। तो ये था न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ हलो एरिन्स। क्यों इजीली नहीं देता है उस बात को मैंने एक्सप्लेन किया और मैंने आपको बताया आर्थो पैरा मेटा। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे तो इस चैप्टर को आई थिंक फिनिश भी कर देंगे, क्योंकि दो टॉपिक बस बचा है। एक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ हलो एरिन्स और सेकंड है हमारे पास रिएक्शन विथ मेटल्स। उसी में कुछ नेम रिएक्शन भी आते हैं, डिफरेंट टाइप के रिएक्शन। वो सारे के सारे रिएक्शन को कवर करने का प्रयास करेंगे। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग को समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।